तो नमस्कार। आपने सबने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, 2 दिन चले अढ़ाई कोस। भारत सरकार कृषि के साथ यही कहावत सिद्ध करने पर लगी हुई है, क्योंकि पहले वो रिफॉर्म करते हैं, फिर कानूनों को वापस ले लेते हैं, फिर कुछ रिफॉर्म करते हैं, टारगेट तय करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जो कृषि के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 13 मई को भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी और इससे न केवल बाज़ार में दाम घट गए और किसानों को उनकी उपज बेचने में परेशानी हो रही है, बल्कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो एग्रीगेटर हैं, वो छोटा छोटा मटेरियल खरीद के बड़े व्यापारी को देते हैं और बड़े व्यापारी उससे बड़े व्यापारी को देते हैं और उससे बड़े व्यापारी उससे बड़े व्यापारी या निर्यातक को देते हैं और वो माल अंत में हमारे देश से निर्यात होता है। तो ये एक पूरी सप्लाई चेन है जिसको हम एक झटके में रोक दिए। तो आप जानते हैं कि जब हम कोई मोटरसाइकिल या अपनी कार बहुत तेज़ी से चला रहे हों फुल स्पीड पर, एकदम से आप ब्रेक लगा दें तो वो पलट जाती है। और ऐसे ही एक पलटन हमने एग्रीकल्चर में देखी है। क्योंकि देखिए, जब हम एग्रीकल्चर में ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में एफडीआई आना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापारियों को और कंपनियों को पैसा लगाना चाहिए और जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कम करना चाहिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी उस भारत सरकार के साथ कदम उठाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से एफडीआई खुली हुई है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी तक कृषि क्षेत्र में नहीं आया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेसिकली पॉलिसीज़, कि जब भी किसी व्यापार में लंबे समय तक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, सरकार की नीतियां एक जैसी नहीं रहेंगी, तो बिजनेस हाउस या व्यापारिक प्रतिष्ठान ये समझने में असमर्थ रहते हैं कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है, कि वो लगातार कृषि में विकास होता देखना चाहती है या कृषि को वो अपनी दान दक्षिणा के साथ चलाना चाहती है। आज हम देखें, कृषि में हर तरह के अनुदान हम देते हैं। हम यूरिया के ऊपर अनुदान देते हैं, डीएपी के ऊपर अनुदान देते हैं, सभी तरह के एनपीके और एसएसपी के ऊपर अनुदान हम देते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर हम अनुदान देते हैं, बीजों के ऊपर अनुदान देते हैं, बिजली के ऊपर अनुदान देते हैं और किसानों को भाव अच्छे मिलने के लिए हम एमएसपी चलाते हैं, एक्सटेंशन और रिसर्च का काम करते हैं और विभिन्न विभाग राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों के कृषि के साथ काम करते हैं। फिर भी ये एक ऐसा क्षेत्र हो गया है कि जहां हम अपेक्षा कर जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उस तरह के विकास हम नहीं देख पाते हैं। और आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो खेती की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका कारण यह है कि खेती को हमने मजबूरी में किया जाने वाला काम बता दिया है और जिस आदमी को समाज में और कहीं काम नहीं मिलता है हम उसको खेती की ओर धकेलते हैं। तो खेती आज जो लोग कर रहे हैं उसमें अधिकांश लोग स्वेच्छा से खेती नहीं कर रहे हैं, वो उसको मजबूरी बस कर रहे हैं। इवन जो किसान हैं वो अगर फ़ायदा भी कमाते हैं तो वो अपना इन्वेस्टमेंट खेती में नहीं लगाते हैं, बल्कि वो अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे बिजनेस में लगाते हैं, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, ना कि गांव और ज़मीन के ऊपर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि खेती को हमने स्वतंत्रता नहीं दी है। खेती में इतने सारे कानून हैं, फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट है, पेस्टिसाइड कंट्रोल एक्ट है, सीड कंट्रोल एक्ट है, इसके पूरे व्यवसाय को हम कंट्रोल करते हैं। मंडियां हैं जो एग्रीकल्चर कमोडिटी के मार्केट को कंट्रोल करती हैं।
अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो खरीदी और भंडारण की सीमा को तय करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या को सस्ते में खाना खिला सकें। और जब भी हमारा महंगाई का इंडेक्स या होलसेल इंडेक्स ऊपर बढ़ता है तो हम सबसे पहले कृषि के बाज़ार को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि किसानों को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जब उनको अच्छी कीमतें मिल रही होती हैं। जैसे इस बार गेहूं में अच्छी कीमत थी और वो एमएसपी के ऊपर बिक रहा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 200 से 300 और कई जगह 400-500 रुपये तक क्विंटल के ऊपर अधिक दाम किसान को मिल रहे थे, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनको ये उम्मीद थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसके अच्छे मूल्य प्राप्त कर लेंगे। जिस तरह का यूक्रेन का और रसिया का युद्ध चल रहा है और दूसरे देशों में सप्लाई चेन जिस तरह से प्रभावित हुई है, उन चीज़ों को देखते हुए भारत के सामने एक ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस गैप को पूरा करे। और भारत सरकार ने ये निर्णय भी लिया। भारत सरकार ने 50,000 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य रखा था और इस ओर सभी लोग जुटे हुए थे। बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा रहा था और लोग उत्साह से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बैन आया वैसे ही सब लोग चौंक गए कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ना तो कभी मार्केट में इसकी चर्चा की गई, ना इस पर कोई पब्लिक डिबेट की गई और ना ही कभी इसके बारे में किसानों को या व्यापारियों को अवगत कराया गया। तो देखिए, ये जो सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर की दोनों एंड पे, इनपुट सप्लाई और प्रोडक्शन की सप्लाई, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स काम करते हैं और उनकी बहुत सारी आर्थिक प्रतिबद्धताएं होती हैं। तो जब हम इस तरह के निर्णय ले लेते हैं तो वो लोग बहुत आर्थिक संकट में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं और बहुत सारी कंपनियों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए का कर्ज हो जाता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कृषि में ऐसे बदलाव नीतिगत लाएं जो लंबे समय तक हम चलाएं, ताकि हम न केवल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को बल्कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को भी ये बता सकें कि हमारी नीतियों में एक कंसिस्टेंसी है, लगातार हम एक जैसी नीति पर काम करते हैं, ना कि हम बहुत तेज़ी से नीतियां बदलते हैं। तो इससे न केवल भारत को लाभ होगा, क्योंकि अब भारत में जो कृषि है वो घरेलू खपत से भी ज़्यादा उत्पादन किसान कर रहे हैं और हम अनावश्यक रूप से बहुत सारा नुकसान पोस्ट हार्वेस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि जो किसान संगठन है, जो नीति निर्धारक लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी है, वो इस चीज़ को समझेगी और ऐसी नीतियों की तरफ हम बढ़ेंगे जहां हम भारत को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ले जाएं और जिस तरह से हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है उसी तरह हम कृषि क्षेत्र की इकॉनमी में भी विकास देख सकें। धन्यवाद।